अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे पौध प्राप्त करने हेतु धान का बिचड़ा डालते समय ध्यान देने योग्य पहलू, रोटावेटर यंत्र की उपयोगिता और इसका महत्व, किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए धान का बिचड़ा डालने की ड्राई और वेट विधि के बारे में। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको जानकारी देंगे धान का बिचड़ा डालने की डेपोग और श्री विधि के बारे में। तो इन विधियों से धान का बिचड़ा किस तरह से डालना है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश में। किसान भाइयों, कल के अंश में धान स्वस्थ नर्सरी के तहत गीली नर्सरी तकनीक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आज उसी अंश को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे धान की शेष नर्सरी तकनीकों के बारे में। जैसे हमारे इधर अभी एसआरआई की बहुत चर्चा हो रही है, तो एसआरआई के विधि के लिए, एसआरआई एक विधि है, तकनीक है धान उपजाने की, जिसमें कि आप सभी किसान भाइयों को पता होगा इसमें दूरी का खास ख्याल रखा जाता है, 25x25 या 40x40। सीडलिंग की अवधि कम होती है, आपको सीडलिंग उतने गहरे नहीं डालना है, अमूमन 1 से 1.5 सेंटीमीटर के सतह पर ही बिचड़े को लगाना है, एक बिचड़ा लगाना है। तो इसकी रूट बहुत अच्छी बनती है, बढ़वत जो है पौधों की बहुत अच्छी होती है। यदि आप श्री विधि से धान की रोपाई करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत मात्र 2 किलोग्राम धान बीज प्रति एकड़ की जरूरत होती है। 1 एकड़ मुख्य खेत की रोपनी हेतु 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है एवं इसे मुख्य खेत के आसपास या उसी खेत के किनारे 110 मीटर या 120 मीटर के क्रमशः 10 या 5 क्यारी बनाएं। इन क्यारियों को जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाकर चारों तरफ नाला बना दें। इन क्यारियों में 1/1 के अनुपात में मिट्टी एवं जैविक खाद को मिलाकर भर दें। इसके बाद बीज को समान रूप से 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर बिखेर दें। उसके उपरांत मिट्टी एवं खाद के मिश्रण को ऊपर से पतली परत डाल दें और पुआल से 2-3 दिनों के लिए ढक दें। प्रतिदिन क्यारियों में 2-3 बार हजारे से हल्का सिंचाई करें। इस प्रकार श्री विधि से रोपाई के लिए मात्र 8 से 12 दिन में नर्सरी पौध तैयार हो जाती है। डापोग या मैट विधि, धान की नर्सरी बनाने की ये विधि फिलीपींस में प्रचलित है। भारत में इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भाई मशीनों पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर आजकल आने लगे हैं, या फिर ट्रैक्टर माउंट ट्रांसप्लांटर, जिससे कि जो है हम लोग जो रोपनी करते हैं वो मशीन की मदद से करते हैं, ट्रांसप्लांटर की मदद से करते हैं। उसके लिए खास तौर पे बिचड़ा तैयार किया जाता है। उसमें 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बने होते हैं, यहाँ के खंड बने होते हैं लकड़ी के, और इन्हीं के बीच में हमें तैयार करना पड़ता है। आप सीधे चट्टी पे या सीधे प्लास्टिक के सीट पे भी तैयार कर सकते हैं मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर के लिए। बस इसमें करना ये होता है कि फिर इन खांचों को
इन बीजों को उठा के और खांचों के बराबर काट के और उन खांचों में रख दिया जाता है मशीन के। यही फ़र्क है अगर आप ब्लॉक में करें, क्योंकि ब्लॉक में अगर आप करेंगे तो सीधे ब्लॉक के उगे हुए बिचड़े के मैट को या चटाई को आप सीधे मशीन में रख सकते हैं। पैडी ट्रांसफर से रोपाई करने हेतु डपोक विधि में कुछ नए सुधार किए गए हैं, जिसके तहत लकड़ी के फ्रेम में नर्सरी उगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले नर्सरी बेड को तैयार करते हैं एवं तैयार बेड पर पॉलीथीन शीट को बिछाते हैं। उसके बाद लंबी आकार की एक समान खानों वाली लकड़ी को फ्रेम पर बिछा कर रखते हैं। फिर लकड़ी फ्रेमों में मिट्टी को भरते हैं। उसके ऊपर से समान रूप से धान के बीज डालते हैं। इसमें प्रति एकड़ रोपाई हेतु 25 किलो की आवश्यकता पड़ती है। बीज बुवाई की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते हैं। इस विधि से तैयार नर्सरी को 16 से 20 दिनों के अंदर रोपाई हेतु उपयोग करना चाहिए। अभी हाल के 4 से 5 वर्षों में नर्सरी डालने के लिए ट्रे में तैयार करने हेतु एक मशीन का आविष्कार हुआ है। इस विधि द्वारा तैयार नर्सरी को कोरिया निर्मित नया पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करते हैं। मशीन में ऊपर 2 टब होता है। एक टब में वर्मी कंपोस्ट तथा दूसरे टब में बीज को भरते हैं। ट्रे में नर्सरी डालने के लिए पहले ये नई मशीन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ट्रे में भरती है। फिर मशीन में लगे हैंडल को धीरे धीरे घुमाते हैं, जिससे पहले बीज समान रूप से गिरते हैं और उसके ऊपर से दोबारा वर्मी कंपोस्ट एक पतली परत बिछती रहती है। बाद में ट्रे को निकालकर पानी का स्प्रे करते हैं और यह स्प्रे 15 दिन में रोपाई योग्य तैयार हो जाता है। इस विधि में 1 एकड़ के रोपाई हेतु 80 ट्रे नर्सरी की जरूरत होती है। इसके लिए प्रति एकड़ 10 से 15 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है और इस तैयार नर्सरी ट्रे को नई पैडी ट्रांसप्लांटर के 8 खानों में रखते हैं, जिससे कि सुगमता पूर्वक मुख्य खेत रोपाई कार्य होता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। वर्तमान समय में प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खरीफ फसलों की खेती के लिए खेत की तैयार कर रहे होंगे और खेत की तैयारी में कम से कम 3-4 जुताई करनी पड़ती है, जिसमें अधिक समय के साथ साथ लागत भी अधिक लगती है। यदि हमारे किसान भाई इस कार्य को रोटावेटर से करते हैं तो एक ही बार में खेत बुआई के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाता है। तो इस रोटावेटर यंत्र की उपयोगिता और महत्व क्या है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि यांत्रिकीय विभागाध्यक्ष इंजीनियर DK रूसिया। हम आज आपको एक जमीन को तैयार करने के लिए, अच्छे से खेती योग्य बनाने के लिए हम आपको एक अच्छे औजार से परिचित करवाते हैं जो ट्रैक्टर चलित है। इसको हम लोग रोटावेटर बोलते हैं। किसान भाइयों, ये रोटावेटर यंत्र क्या है और यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, आइए जानते हैं। यह एक हमारी जमीन को सबसे पहले जोतने के लिए बहुत ही उपयोगी हल है। इसमें ब्लेड लगी हुई हैं जो इतने रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर प्रति मिनट लगाती हैं कि जमीन का एक एक कण चूर चूर होके उसमें जितनी भी खरपतवार होती है, जितने भी उसमें ढेले कंकड़ पत्थर होते हैं, सब चूर चूर हो जाते हैं। किसान भाइयों, रोटावेटर यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, आपके लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है और इसे किस प्रकार से प्रयोग करें, आइए जानते हैं। यह रोटावेटर हमारा ट्रैक्टर से चलता है। ट्रैक्टर से भी चलाने के लिए हमको 30 हार्स पावर, 35 हार्स पावर, 45 हार्स पावर, हम 1 मीटर चौड़ाई वाला, 1.5 मीटर चौड़ाई वाला
हम 2 मीटर चौड़ाई वाला कोई भी रोटावेटर ले सकते हैं, हमारी ज़मीन की उपलब्धता और हमारे पास जितना पूंजी उपलब्ध है उसके आधार पर। इसके अलावा रोटावेयर यंत्र से धान के खेतों की तैयारी की जा सकती है। इस यंत्र से खेत को तैयार करने से समय, पूंजी की बचत तो होती ही है, साथ ही खेत भी एक समान बुवाई योग्य तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, ये यंत्र सुचारू रूप से कार्य करे, इसके लिए इसको प्रयोग करने से पहले और प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। इसका जो अटैचमेंट होता है, ये जो हमारा 3 पॉइंट ट्रैक्टर में जो लिंकेज होता है, जिससे हम लोग कल्टीवेटर को लगाते हैं या अन्य उपकरणों को लगाते हैं, तो देखिए इसमें बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग सेट करते हैं। अगर हमको गहराई कम ज़्यादा इसकी रखना है, इसको डाउन करना है, हम इसको एडजस्ट करते हैं जैसा कि कल्टीवेटर में करते हैं, और इधर से भी हम सेट करके और बढ़िया से इसको फिट करके और इसके सारे लीवर को पिन के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ताकि किसी प्रकार की चलते समय हमको बाधा उत्पन्न ना हो और चक्के से ये टकराए। दूसरा चीज, ये नट खोल के और हमको इस जगह देख लेना है, क्योंकि ये चेन से घूमता है, तो ये जो चेन है ये काम करती है, और हमेशा हमको कुछ घंटों के बाद चेक करना होगा कि इसमें कहीं मोबिल कम तो नहीं हो गया है जितने घंटे चलने के बाद, और एक निश्चित अवधि के बाद हमको इसका मोबिल बदलना पड़ता है, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा मोबिल से इस रोटावेटर में चलता है। बीच बीच में हमारे किसान भाइयों एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि चलते चलते कभी कभी कोई नट ढीला हो जाता है, कभी रख रखाव ठीक हो जाता है, कभी जो नीचे हमारी ब्लेड लगी हुई हैं, इधर देखिए ये जो ब्लेड लगी हुई हैं, ये ब्लेड का भी नट कभी कभी हमारा ढीला हो जाता है। कभी कभी कोई ब्लेड ज़्यादा खिंच जाती है, तो हमारी उस इतना चौड़ा, मान लीजिए 1 मीटर हम चौड़ाई में काम कर रहे हैं या 2 मीटर में कर रहे हैं, तो क्या होगा, इतना बड़ा पेच हमारा ठीक से तैयार मिट्टी वहाँ पर नहीं हो पाती। तो वैसी अवस्था में हमको उनको ब्लेड को या तो बदल देना आवश्यक हो जाएगा, या जो नट ढीले होंगे उनको टाइट करके अच्छे से रखना होगा। किसान भाइयों, ये काफी महंगा है, इसलिए किसान इसे समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। इस यंत्र पर शासन द्वारा अनुदान भी देय है। रोटावेयर यंत्र की खरीदी पर अनुदान के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई हल्दी की बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। इसलिए किसान इसके अधिक उपज वाली प्रजातियों का चयन कर किस तरह से करे बुआई, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पटना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार। किसान बंधु, आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। सबसे अच्छी आपकी दोमट मिट्टी है, उसमें इसका उपज प्राप्त होती है। इसके अलावा हल्दी की खेती आप जो भी आपकी किसी बाग में या जो छायादार जगह हो वहाँ भी आप लगा सकते हैं, इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। हल्दी की अधिक उपज लेने के लिए जीवांश युक्त जल निकासी वाली बलुई दोमट भूमि उपयुक्त होती है। खेती की तैयारी के लिए किसान भाई सबसे पहले एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद 3 से 4 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या देसी हल से करें। इसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर खेत को समतल कर लें। और आइए अब जानते हैं इसकी उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। आपको ये जानना चाहिए कि इसमें कौन सी उन्नत प्रभेद है। तो राजेंद्र सोनिया ये हल्दी जो है ये उन्नत प्रभेद है,
इसकी उपज क्षमता 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा RH5 जो है ये 500 से 550 क्विंटल इसकी उपज पाई जाती है। किसान बंधु को हल्दी की खेती के लिए बीज दर 25 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है हेक्टेयर के लिए, और जो बीज का आकार हो वो 30 से 35 ग्राम का होना चाहिए। इसकी देखा गया है कि अच्छा जो है इसका जर्मिनेशन होता है और पौधा स्वस्थ रहता है। हल्दी की फसल की शुरुआती अवस्था में रोग व कीटों से बचाने के लिए और कंदों के अच्छे अंकुरण के लिए बुआई से पहले कंदों को उपचारित करना जरूरी होता है। तो आप कैसे करें बीज को उपचारित, आइए जानते हैं। लगाने से पहले हल्दी बीज को लगाने से पहले कंद को अवश्य ही उपचारित करें। उपचार करने का अच्छा तरीका है कि किसान बंधु 2.5 ग्राम इंडोफिल M45 और उसमें 0.1% बेबेस्टिन मिला करके, और आप जो आपका प्रकंद है कंद है कि बीज उसको आधे घंटे तक उसमें डुबो कर रखें। इसके बाद उसको निकाल करके आप लगाएंगे तो इसमें बीमारियों को कीड़ों का प्रकोप बहुत ही कम होगा। पिछले कुछ वर्षों में हल्दी का मूल्य बढ़ने के कारण हल्दी के बीज के रूप में प्रयोग होने वाले कंद को आकार के हिसाब से उनको 3 से 4 टुकड़ों में काटने के बाद कंदों को फफूंदनाशक दवा के उपचार करके इनकी प्रोट्रेट में नर्सरी तैयार की जा सकती है। इस प्रकार नर्सरी तैयार करके किसान बीज में लगने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इनको लगाने के लिए किसान बंधु को 30 गुने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, और जो इसकी गहराई होनी चाहिए वो 5 से 6 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मई में अवश्य ही, मई के लास्ट तक किसान बंधु इसे अवश्य ही लगा देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप इसकी नर्सरी तैयार करके रोपाई कर रहे हैं तो सबसे पहले मेड़ का निर्माण करें, जिसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी बुआई करें। प्रत्येक फसल की भांति हल्दी की फसल में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इनकी कितनी मात्रा फसल को कब देनी है, आइए जानते हैं। इसमें सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट 25 से 30 क्विंटल आप देते हैं तो बहुत अच्छा उपज हो जाती है। इसके अलावा किसान बंधु को इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसान बंधु को आप 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 से 120 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ किसान बंधु को अवश्य ही 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उनकी उपज जो है बहुत अच्छी प्राप्त होगी। तो निसंदेह आपको जो है ये हल्दी की अच्छी कीमत प्राप्त होगी, और इस तरह से आप जो है इसकी अच्छा उपज ले करके और अपनी आमदनी को आप सुधार सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला छपरा से जीतू श्रीवास्तव ने। यह टिश्यू कल्चर से तैयार केले के पौधों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जीतू श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी बिहार में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना जो है चल रही है। इसके अंतर्गत किसानों को टिश्यू कल्चर केला का जो है योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो किसानों को अनुदान है वह 62,500 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से जो है दिया जाता है। यह 2 किस्तों में दिया जाता है। प्रथम वर्ष जो है 75% अनुदान होता है, जो 46,875 रुपया प्रति हेक्टेयर बनता है। इसमें पौधा जो है विभाग के स्तर से उपलब्ध कराया जाता है किसानों को मुफ्त में, और वह अनुदान की राशि से उसकी कटौती कर ली जाती है। पुनः जब किसान अपने बाग में जब यह लगा लेते हैं तो उसका भौतिक सत्यापन के पश्चात जो है अगले वर्ष 90% पौधा जीवित रहने के फलस्वरूप शेष जो राशि है वह
किसानों को अनुदान के रूप में दी जाती है। यह योजना कोसी एवं जो हमारा भागलपुर का जो क्षेत्र है, खगड़िया, इस सब इसमें काफ़ी जो है यह किसानों के बीच लोकप्रिय हुआ है और हम लोग किसानों को जो है यह पौधा जो है देकर उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं। दूसरा इसका जो टिश्यू कल्चर का जो एडवांटेज है, जो लाभ है, वह सभी पौधों में का जो है हाईटेक समान होता है। इसका जो फल होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, इसमें जो घौद फल आते हैं उनका आकार ज़्यादा होता है। बाज़ार में इसका मूल्य जो है पूर्व में जो पौधे लगाते थे उसके तुलना में लगभग जो है 1.5 गुना के मिलता है। टिश्यू कल्चर जो है लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है और यह रोग मुक्त होता है। वहाँ जब तक किसानों के खेत में यह लगता है तब तक रोग मुक्त होता है। इसके लगाने के समय में ही जो है हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, हम लोग इसका बीजोपचार करें ताकि जो आने वाले जो समय है उसमें इसमें रोग नहीं लग सके। और इसका जो मुख्य पहचान है जो है पत्ती पे आप देखेंगे कि ब्लैकिश जो है धब्बा पाया जाता है। यह जो है जैसे पौधा बड़ा होता है फिर वो धब्बा जो है धीरे धीरे हट जाता है। तो हमको जो है इस तरह किसान जो है पहचान सकते हैं कि वह टिश्यू कल्चर पौधा है कि नहीं है। तो इसमें जब किसान भाई लेते हैं तो वहाँ पे उनसे देख लें कि किस कंपनी से उन्होंने पौधा प्राप्त किया है। वो कंपनी का जो है उनके पास वाउचर होगा, उससे देखकर जो है संतुष्ट हो लें कि वह जो है सही में टिश्यू कल्चर G9 वैरायटी है, तब वो जो है उनसे क्रय कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बीज खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियां, अदरक की भरपूर उपज देने वाली किस्में एवं वैज्ञानिक बुआई विधि। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।